आप लोग ऐसा करते हो क्या कि करियर पोर्टल पे जिन लोग का रिज्यूमे आ रहा है उसको ज़्यादा सिग्निफिकेंस देते हो कंपेयर टू अगर किसी ने नौकरी के थ्रू अप्लाई किया हो? देखो डिपेंड करता है। तो दारिका एज ए रिक्रूटर क्या आपके पास राइट्स होते हैं कि आप जिसको चाहे हायर कर सकते हो? आपके कैंडिडेट को लेट से बोलते हो कि इस जॉब के लिए आपको 10 लाख का पैकेज मिल सकता है, तो एज अ कैंडिडेट मैं कितना आपसे नेगोशिएट कर सकती हूँ? मतलब आप कम करके मुझे बताते हो जितना आपको बजट दिया जाता है, मतलब क्या चालाकी HR लोग करते हैं? अमेरिकन एक्सप्रेस में कितनी सैलरी थी? वो समवेयर अराउंड। तो आई थिंक लिंक्डइन ऑब्वियसली गेम चेंजर है और मोस्टली कंपनीज लिंक्डइन ही टारगेट कर रही हैं। बहुत बार क्या होता है, हमारे पास कोई रोल होता नहीं है बट हम उस रोल को क्रिएट करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो कैंडिडेट है उसमें बेटर फिट बैठे। पहले तो आपने आज तक कितने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू मतलब लिया है? आई थिंक 100+ कैंडिडेट्स होंगे। शादी कब कर रहे हो? सून, मे बी इन द नेक्स्ट 2 years। आपने जितना रिसर्च किया है उसके हिसाब से IT इंडस्ट्री में, टेक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सैलरी किस डोमेन में है? हेलो दारिका। हेलो, कैसे हो आप? बढ़िया। हाँ सब। जब भी मिलती हूँ आपसे एक अलग सी एनर्जी, एक अलग सा वाइब फील होता है फॉर सम रीज़न। आई थिंक इट्स 3rd और 4th टाइम वी आर मीटिंग, बहुत अच्छा लगता है। सो आप रिक्रूटमेंट स्पेस में काफ़ी टाइम से हो, काफ़ी एक्सपीरियंस है आपको। अमेरिकन एक्सप्रेस इससे पहले वाली कंपनी थी आपकी, राइट? यू वर इन द रिक्रूटमेंट वाला डिपार्टमेंट। तो मुझे ऑडियंस के लिए, बिकॉज इनके पास मतलब स्किल है, जॉब नहीं लग रही, बहुत स्ट्रगल वाला पीरियड है, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं मेरे पास, डाउट्स आते हैं। अमेरिकन एक्सप्रेस में क्या आप लोग ATS यूज़ करते थे? मतलब पूरा प्रोसेस क्या था? अगर लेट्स से एक वैकेंसी है, आपको बोला गया कि आपको हायर करना है एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, स्टार्टिंग से लेकर ओपनिंग आने से लेकर एंड तक क्या पूरा प्रोसेस आप लोग फॉलो करते थे? और यहाँ पे ATS कब किस प्रोसेस में आ रहा होता है, एक्सप्लेन कर दो आप। ठीक है। सो अमेरिकन एक्सप्रेस में क्या होता था कि उनका इन हाउस टूल था जैसे टैली और 8fold, उसमें हम लोग डेटा डाल देते थे जितने भी कैंडिडेट्स हमारे पास इन हाउस टूल मतलब ये ATS टूल है? नहीं, हाँ ATS टूल ही है। मतलब जैसे कंपनीज के भी अपने अपने टूल होते हैं ना, जैसे लेट्स सपोज अमेरिकन एक्सप्रेस है या कोई XYZ कंपनी है, तो उनका अपना टूल होता है, मतलब है ATS ही। जैसे उसका नाम अलग है? हाँ, ओके। 8fold, टैलियो, तो ये कंपनी का ही टूल है जो हम यूज करते हैं। तो हर कंपनी का अपना ATS? किसी का अपना भी होता है, कोई नौकरी का यूज करते हैं, जैसे नौकरी का ATS है वो यूज करते हैं। ठीक है, तो जब हमें कंपनी ने दे ही रखा है तो इट बिकम्स इजी, क्योंकि उसकी ना पूरी प्रोसेस समझनी पड़ती है। तो हमारी ट्रेनिंग तो हुई थी नौकरी के ATS की, बट क्योंकि हमारा हाथ ऑलरेडी उस पर बैठा हुआ है तो इट्स इजी टू वर्क ऑन दैट। कंपनी का ही है तो ऑब्वियसली कोई और तो यूज कर नहीं सकता, कंपनी के ही लोग यूज करेंगे, राइट? तो हम वो यूज करते थे। नौकरी की ATS की भी हमें ट्रेनिंग मिली थी। तो इनिशियली तो ऐसा नहीं है कि हमने सीधा उसमें रिज्यूमे डाल दिया और हमने मतलब ATS स्कैन वगैरह करा। सबसे पहले हमारा मेन टास्क वाज टू वर्क ऑन द डेटाबेस, स्पीक टू द कैंडिडेट्स ओवर कॉल। उसके बाद फिर हम उसमें डालते थे, क्योंकि ऐसे तो फिर रेलेवेंसी ही हट जाएगी। क्योंकि हमें अगर मास हायरिंग करनी है या हमें बहुत सारे कैंडिडेट्स हायर करना है, अगर हम कम से कम 50-60 कैंडिडेट से बात करेंगे तो शायद हमें उसमें से रेलेवेंट 4 या 5 मिलेंगे और उसमें से कोई एक शायद कन्वर्ट भी हो जाएगा। तो वो पूरी प्रोसेस के लिए हम सिर्फ ATS पे रिलाई नहीं कर सकते। तो हम लोग पहले कॉल करते थे कैंडिडेट्स को, फिर सोर्सिंग करते थे, फिर उनके रोल्स के हिसाब से फिल्टर आउट करते थे कि चलो ठीक है, अगर इस रोल में नहीं बैठ रहा तो मे बी हम किसी और रोल में उसको डाल देंगे। अच्छा, ठीक है। तो मतलब जैसे आपको एग्जाम्पल, आई एम मैनेजर एंड आई सेड कि यार दारिका मतलब दिस इज द ओपनिंग, हायर करो एक बढ़िया सा सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक है। तो आपने सबसे पहले ओपनिंग करियर पोर्टल पे डाल दी? करेक्ट। सिर्फ एक जगह डालते हो या फिर जैसे लिंक्ड बहुत मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स पे? करियर पोर्टल पे डलेगी, लिंक्डइन पे डलेगी, नौकरी पे डलेगी, इंडीड पे डलेगी, बिकॉज बहुत रिक्रूटर्स वहाँ से पोच करते हैं कैंडिडेट्स। तो हम लोग वहाँ पे डालेंगे जिससे कैंडिडेट्स ओपनिंग देखें, अप्लाई करें और फिर हम उन्हीं पोर्टल्स के थ्रू उन्हें कॉल करते हैं या मेल करते हैं, रीच आउट करते हैं उन्हें। ठीक है, तो मतलब मल्टीपल पोर्टल्स पे अगर हम अप्लाई एज कैंडिडेट भी करते हैं तो वो ठीक चीज़ है? हाँ बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हम लोग अपने आप को एक प्लेटफॉर्म पर रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते ना। जैसे लिंक्डइन पे क्या होता है, हमें बहुत बार दिखता है इजी अप्लाई, 200 एप्लीकेंट्स अप्लाइड फॉर दिस रोल। अब उन 200 एप्लीकेंट्स में से बहुत कम चांसेस है कि योर प्रोफाइल विल स्टैंड आउट, बिकॉज उसमें क्या होगा, हम पहले पर्सन की प्रोफाइल देखेंगे, उसकी हेडलाइन देखेंगे, हेडलाइन में ही मान लो लिखा है कि वो HR मैनेजर है या कुछ ऑपोजिट रोल है अपार्ट फ्रॉम व्हाट इज अप्लाइड, तो हम उसको कॉल ही नहीं करेंगे। वी विल नॉट रिव्यू द रिज्यूमे। तो अगर मतलब आप लोग ऐसा करते हो क्या कि
करियर पोर्टल पे जिन लोग का रिज्यूमे आ रहा है उसको ज़्यादा सिग्निफिकेंस देते हो कंपेयर टू अगर किसी ने नौकरी के थ्रू अप्लाई किया हो? देखो डिपेंड करता है, क्योंकि सबसे पहले तो जो रिक्रूटर्स होते हैं, मतलब जो पहले सोर्सर्स अपना होते ही हैं, पहले हम वो देखते हैं, उसके बाद करियर पोर्टल पे जाते हैं, बिकॉज करियर पोर्टल पे चांसेस हैं कि क्वालिटी कैंडिडेट्स होंगे। ठीक है, नौकरी पे बहुत बार मैंने देखा है कि फेक कैंडिडेट्स भी होते हैं, बिकॉज दे कैन इजीली फेक देयर एक्सपीरियंस, देयर नंबर। लिंक्डइन पे वो चीज मिनिमाइज हो जाती है, बिकॉज लिंक्डइन पे यू डू नॉट हैव एक्सेस टू देयर फोन नंबर्स, तो वहां पे थोड़ा होता है कि हमें क्वालिटी कैंडिडेट्स मिलते हैं। जब हमें भी किसी को रीच आउट करना होता है या मैसेज भेजना होता है, तो हम प्रोफाइल देख के पता है कि बंदा इतना फेक तो नहीं करेगा कि बिल्कुल ही प्रोफाइल ऐसे बनाएगा, राइट। तो थोड़ी सी क्रेडिबिलिटी एस्टैब्लिश हो जाती है। गॉट इट। तो कहीं ना कहीं आप लोग अगर कैंडिडेट्स को फिल्टर करना शुरू करते हो तो सबसे पहले अपने जो सबसे पहले हम रोल के बेसिस पे करते हैं उसको फिल्टर आउट, कि जैसे अगर मैं मान लो कस्टमर सर्विस के लिए हायर कर रही हूँ और मुझे इंटरनेशनल वॉइस प्रोसेस के लिए करना है, अगर वो डोमेस्टिक का है मैं उसको कॉल ही नहीं करूँगी। अच्छा। हाँ, बिकॉज मुझे पता है कि उसको ट्रांजिशन करना है और जो मुझे स्किल सेट चाहिए वो उसमें होगा नहीं, मुझे ट्रेन करना पड़ेगा। मेरी रिक्वायरमेंट है एक्सपीरियंस कैंडिडेट की, तो फिर मैं उसको करूंगी नहीं ना, फिर मैं लोकेशन देखूंगी, क्योंकि बहुत बार होता है कैंडिडेट बोल तो देता है कि मैं रिलोकेट करूंगा, बट ज्वाइनिंग के टाइम पे वो या तो घोस्ट कर देगा या बोलेगा मैं आ नहीं सकता। राइट। तो मेरी तो सब चीज खराब हो गई कि मैंने इतनी मेहनत करी कैंडिडेट पे और डेट ऑफ ज्वाइनिंग पे कह रहा है कि मेरा तो टारगेट ही पूरा नहीं हुआ। राइट। तो इसके बाद जैसे आपने रिज्यूमे वगैरह चेक कर लिया, आपको लगता है कि ये बंदा सही है, इसके बाद आप एटीएस में स्क्रीन करते हो? करेक्ट, हाँ। उसके बाद हम एटीएस में डालते हैं, फिर देखते हैं क्या क्या पैरामीटर्स हैं, क्योंकि बहुत बार ये भी होता है कि एटीएस में ना कुछ चीजें होती हैं जो काउंट नहीं होती, जैसे अगर रेज्यूमे में टेबल्स हैं, रेज्यूमे में पिक्चर्स हैं, तो मान लो अगर कैंडिडेट अच्छा भी है तभी रिजेक्ट हो जाएगा। तो हम लोग एटीएस को ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देते। हम लोग इनिशियली कैंडिडेट्स को कॉल करते हैं, फिर अगर हमें कैंडिडेट अच्छा नहीं मिल रहा है तो मे बी वील रिजॉर्ट टू दैट। ठीक है, बट आई थिंक आजकल काफी सारे रिक्रूटर्स सबसे पहले एटीएस को ही वो कर देते हैं, बिफोर अ ह्यूमन रीड्स द रिज्यूमे एटीएस ही रिजेक्ट करते हैं, व्हिच इज आई थिंक रॉन्ग। इट इज रॉन्ग, क्योंकि एटीएस में भी अब लोग हैक्स ढूंढते हैं, राइट? हैक है कि आप वो कीवर्ड्स को व्हाइट फॉन्ट में डाल दो, छोटा करके दिखेगा नहीं, तो वो ऑटोमेटिकली एटीएस फ्रेंडली हो जाएगा रिज्यूमे। अच्छा, तो लोग हैक्स भी, तो आई एम श्योर इतने रिक्रूटर्स डालते हैं, मैंने भी डाला है, तो रिक्रूटर्स डालते हैं कि एटीएस फ्रेंडली कैसे बन जाएगा। तो आई थिंक जो कैंडिडेट्स डिजर्व करते हैं वो तो फिर वो रोल्स लूज कर रहे हैं। एग्जैक्टली। और जो एकदम डिजर्विंग कैंडिडेट है, हो सकता है एटीएस उनको नहीं अच्छा स्कोर कर रहा हो, एग्जैक्टली, और फिर रिक्रूटर तक रिज्यूमे ही ना पहुंच रहा हो। एब्सोल्युटली, बिकॉज मैंने बहुत लोग हैं, मैंने देखा है जो कॉलेज के बाद जब कंपनीज में अप्लाई करते हैं तो एक वो टैबुलर फॉर्मेट फॉलो करते हैं, इसमें टेबल में सारा कंटेंट होता है, आईटी साइंस उनका यही फॉर्मेट होता है। तो इफ दे अप्लाई फॉर अमेरिकन एक्सप्रेस और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, और अगर वहाँ एटीएस का कॉन्सेप्ट है, तो उनका रिज्यूमे चाहे कितना ही अच्छा हो, वो तो एकदम रिजेक्ट हो जाएगा, ना उनको कॉल आएगी। राइट। तो आई थिंक ये चीज आपने सही कही, अगर आप ह्यूमन एज अ रिक्रूटर आप पहले खुद रिज्यूमे देख रहे हो, दैट्स वे बेटर। एब्सोल्युटली, बिकॉज जो डिजर्विंग कैंडिडेट है उसको तो जॉब ही नहीं मिलेगी। ट्रू। तो दारिका, एज ए रिक्रूटर, क्या आपके पास राइट्स होते हैं कि आप जिसको चाहे हायर कर सकते हो? ऑफ कोर्स नॉट। अगर मैं लीडरशिप रोल पे होती या मैं सीएचआरओ होती तो ऑफ कोर्स आई वुड हैव सेड यस, बट नहीं, हमारे पास राइट्स नहीं होते, बट हाँ एटलीस्ट अगर मुझे रेफर कर सकती हूँ थ्रू द पोर्टल, आई कैन रेफर द कैंडिडेट अगर अच्छा है। बट ये नहीं है कि अगर हायरिंग मैनेजर ने मुझे मना कर दिया कि इसको हायर नहीं करना है, या इफ आई फील कैंडिडेट बहुत ही अच्छा है तो प्रॉब्ली आई पुट इन अ वर्ड कि हाँ इसको कंसिडर करो। तो दारिका, आपने पैसे अर्न करना किस स्टेज से शुरू किया, एंड स्टार्टिंग से अगर हम देखें तो आपके अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम क्या रहे हैं, जैसे मे बी टीचिंग या फिर पैसिव सोर्सेज कोई हो, लाइक व्हाट डू वी से, इन्वेस्टमेंट अगर आप कहीं करते हो, स्टॉक्स वगैरह या फिर रियल एस्टेट, क्या क्या शुरुआत से अगर हम देखें तो कैसे आपने किस एज से शुरू किया अर्न करना? ठीक है, मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम द एज ऑफ 18, जिसमें मैंने इंटर्नशिप स्टार्ट करी थी कंपनी में, सेल्स और मार्केटिंग में। तो उसका मुझे 5000 मिलता था स्टाइपेंड पर मंथ, तो वो मेरी सबसे पहली अर्निंग थी। उसके बाद जब मैंने मेरी फुल टाइम जॉब शुरू हुई तब किया। उसके बाद धीरे धीरे कंटेंट क्रिएशन में आई, तो वहाँ से जब ब्रांड कोलैब्स आने शुरू हुए तो वो एक सोर्स ऑफ इनकम हो गई। फिर जैसे फ्रीलांसिंग होती है तो लिंक्डइन पे एक फीचर होता है सर्विसेज प्रोवाइड करने का, जिसमें आप रेज्यूमे, इंटरव्यू प्रेपरेशन वगैरह में हेल्प करते हो और आप
आरडी बेसिस पे कुछ चार्ज करते हो, तो वो हुआ। फिर मेंटोरिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, टॉपमेट और प्लेटफॉर्म्स, वहाँ पे अपने मतलब करियर गाइडेंस देती स्टूडेंट्स को जिसमें उनको डिफ़िकल्टी आ रही है। और ऑनलाइन वेबिनार्स हो गए, ठीक है, तो ये सब इंक्लूड करके मल्टीपल सोर्सेज ऑफ इनकम है। और फुल टाइम जॉब जब थी तो ऑफ कोर्स वो तो आ ही रहा था साथ में ये सारी चीज़ें। परफेक्ट, ठीक है। तो मुझे ये जानना है, अगर आप कैंडिडेट को लेट से बोलते हो कि इस जॉब के लिए आपको 10 लाख का पैकेज मिल सकता है, तो एज अ कैंडिडेट मैं कितना आपसे नेगोशिएट कर सकती हूँ? मतलब आप कम करके मुझे बताते हो जितना आपको बजट दिया जाता है, मतलब क्या चालाकी एचआर लोग करते हैं? हाँ देखो, हम कम करके ही बताते हैं बिकॉज हमें भी कंपनी की कॉस्ट सेव करनी है। हम कॉस्ट टू कंपनी होता है जो हमें दी जाती है कि इतने बजट में हमें हायरिंग करनी है, तो हम लोग उस मैक्सिमम नंबर तक तभी जाएंगे जब हमें लगेगा कि बहुत ही एक्सेलेंट रिसोर्स और हमें ये चाहिए ही चाहिए, एंड कंपनी इज़ ऑल्सो विलिंग टू स्पेंड एक्स्ट्रा। या फिर हम अगर सैलरी पे कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे तो हम इंसेंटिव ज़्यादा दे देंगे। अगर मान लो वो 10 LPA मांग रहा है तो हम उसको 9 दे के फिर हम एक्स्ट्रा में उसके वो रख देंगे कि चलो इंसेंटिव्स हो गए क्वार्टरली बेसिस पे या एनुअल बेसिस पे या फिक्स वेरिएबल रख देंगे। बट हम पहली कैंडिडेट को बता देंगे देखो अगर तुम 10 LPA भी मांग रहे हो तुम्हारा फिक्स इन हैंड इतना ही होगा, उस पर तुम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, वो तुम्हें हम देंगे। बट उसके आगे कुछ भी एक्स्ट्रा इंसेंटिव्स होंगे वहाँ पे वी कैन प्ले अराउंड। ओके, ठीक है। अमेरिकन एक्सप्रेस में कितनी सैलरी थी? अमेरिकन एक्सप्रेस में मैंने जब ज्वाइन किया था तो मेरे पास 6 मंथ्स का ही एक्सपीरियंस था, उस हिसाब से इट वॉज समवेयर अराउंड 6 LPA, जो कि मुझे लगता है कि ठीक है क्योंकि मैं लर्निंग फेज में थी और मुझे इनिशियली ब्रांड नेम चाहिए था। मतलब दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि मैंने देखा है कि एमएक्स में फ्रेशर्स की जॉब नहीं लगती है अनलेस आप अगर एम्पैनल इंस्टीट्यूट का पार्ट हो या फिर आपने बीटेक कर रखा हो। मैं उस बैकग्राउंड की थी नहीं, तो आई वॉज फॉर्चुनेट इनफ कि इवन इफ आई एम कमिंग विद 6 मंथ्स ऑफ एक्सपीरियंस मुझे सीखने को बहुत मिलेगा और ब्रांड नेम तो ऑफकोर्स लग ही रहा है। राइट। तो लिंक्डइन क्या आपको लगता है कि 2025 में भी रेलेवेंट है अगर किसी को अपॉर्चुनिटीज चाहिए? ऑफ कोर्स लिंक्डइन रेलेवेंट है बिकॉज मैंने देखा है कि बहुत कंपनीज नौकरी और इंडीड से हटके लिंक्डइन पे फोकस शिफ्ट कर रही हैं क्योंकि लिंक्डइन एक तरीके से हमारा डिजिटल रिज्यूमे ही है। लिंक्डइन पे जो हमारी एक्सपीरियंसेस होते हैं, सब कुछ होती है, जो हमारी प्रोफाइल बिल्ड हुई हुई है, तो बहुत लोग प्रेफर कर रहे हैं लिंक्डइन से हायर करना। जिसमें जैसे मैंने देखा है फाउंडर्स ऑफिस जो एक प्रोफाइल है जिससे लोग हायर करते हैं, वो प्रेफर करता है कि हमें DU के ही बच्चे हायर करने हैं। और वो ऐसा तो है नहीं कि वो नौकरी और इंडीड पे प्रोफाइल बनाएंगे, वो लिंक्डइन पे बनाएंगे, थोड़ी क्रेडिबिलिटी उनकी भी बिल्ड होगी। तो आई थिंक लिंक्डइन मतलब ऑब्वियसली गेम चेंजर है और मोस्टली कंपनीज लिंक्डइन ही टारगेट कर रही हैं। तो मैंने जब एमएक्स ज्वाइन किया था मेरे कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ कनेक्शंस थे, तो मेरे रिक्रूटर्स ने मुझे यही कहा था क्योंकि तेरी लिंक्डइन पे विजिबिलिटी है तो आई थिंक यू शुड बी टारगेटिंग लिंक्डइन पहले, उसके बाद अगर वो एग्जॉस्ट हो गया देन यू कैन कम टू नौकरी एंड इंडीड। क्योंकि लिंक्डइन में क्या होता है, आपको नाम पता चल जाता है, आपको कंपनी पता चल जाती है, बट आपको नंबर नहीं पता चलता। अब वो बंदे का नाम डाल के आप नौकरी पे डाल के आप उसका नंबर तो निकाल ही सकते हो, मतलब थोड़ी एक्स्ट्रा मेहनत है ऑफकोर्स, बट आप वो निकाल सकते हो। तो आई थिंक पहले आप लिंक्डइन से स्टार्ट करो, फिर यू कैन कम डाउन टू नौकरी इंडीड, बट अगर आपके रेलेवेंट कनेक्शंस हैं तो, अदरवाइज आपको लिंक्डइन को समझने में बहुत टाइम लगेगा। राइट, मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। तो दारिका, जैसे फ्रेशर्स या फिर इंटर्न्स जिनके पास बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं है, वो कैसे अपने रेज्यूमे को मतलब थोड़ा वेटेज बढ़ा दें अपने रेज्यूमे का, उन्हें क्या करना चाहिए? और एज HR क्या आप लोग फ्रेशर्स के केस में भी एक्सपीरियंस देखते हो? देखो डिपेंड करता है, मतलब अगर फ्रेशर ने 2 या 3 महीने की इंटर्नशिप करी है, अगर मैं HR का ही डोमेन ले रही हूँ, अगर उसको पता है कि प्रोफाइल कैसे सोर्स करते हैं, कैंडिडेट से कैसे बात करते हैं, उसमें सीखने की एबिलिटी है, तो मैं प्रेफर करूँगी उसको हायर करना। क्योंकि मेरे लिए इट बी ईजी टू ट्रेन हिम और हर ना, इफ़ ही ऑलरेडी नोज, तो मेरे लिए ईजी है। तो इनिशियली तो आई एम ओके, अगर उसके पास 2-3 मंथ्स का एक्सपीरियंस भी एंड इज विलिंग टू लर्न, तो व्हाई वुड आई नॉट वांट टू हायर हिम? राइट, ठीक है। और क्या रेफरल काम करता है? ऑफ कोर्स काम करता है, क्योंकि अगर लेट्स सपोज सौम्या मुझे कोई कैंडिडेट रेफर करिए तो आई नो कि सौम्या कोई क्रेडिबिलिटी लेकर आएगी, अगर वो किसी को रेफर करिए तो आई एम श्योर वो अच्छा होगा।
मे बी वो रोल में फिट हो ना हो, बट एटलीस्ट आई विल पुट इन अ वर्ड कि सौम्या हैज रेफर्ड मी द कैंडिडेट, एटलीस्ट मैं उसका नाम रेफर करूंगी, डायरेक्टली रिक्रूटर तक जाएगा, अब वो हायर हो ना हो बट पाइपलाइन में तो रहेगा। एटलीस्ट कोई ना कोई अगर रोल आएगा तो फिल हो जाएगा, बिकॉज बहुत बार क्या होता है हमारे पास कोई रोल होता नहीं है बट हम उस रोल को क्रिएट करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि वो कैंडिडेट है उसमें बेटर फिट बैठेगा। ऐसा भी होता है? होता है बहुत बार होता है, हम रोल क्रिएट करते हैं। जैसे अब अगर मुझे लग रहा है कि सौम्या के पास और भी एक्सपर्टीज है, अगर वो किसी और चीज़ में भी हेल्प कर सकती तो मे बी मैं रिक्वेस्ट करूँगी, इफ़ आई हैव दैट यू नो अथॉरिटी, तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी मे बी वी कैन हैव अ रोल फॉर हर, या मे बी इन द नियर फ्यूचर अगर कुछ भी आता है तो वील ट्राई टू अकोमोडेट हर। गॉट इट, ठीक है। तो रेज्यूमे आई थिंक आजकल बहुत बड़ा एक टेंशन का विषय बन गया है। हाँ जी, स्पेशली इंटर्न्स के लिए, फ्रेशर्स के लिए वो मतलब सेलेक्ट ही नहीं हो रहा। बिल्कुल। ऐसा कोई टेम्पलेट है, मतलब एवरग्रीन टेम्पलेट जो कि हमेशा चल जाता है, ऐसा कुछ? देखो एवरग्रीन टेम्पलेट तो नहीं होगा क्योंकि वही फिर वहाँ पे एटीएस की दिक्कत आती है कि अगर आपने टैबुलर फॉर्म यूज़ किया है तो फिर वो एटीएस रिजेक्ट कर देगा। अगर आपने पिक्चर लगाई है तो पिक्चर कभी कभी रिजेक्ट हो जाएगी। आपने कलरफुल रेज्यूमे बनाया है, हाँ मतलब यार कलरफुल रेज्यूमे इज मोर फॉर क्रिएटिव रोल्स कि चलो आप ये फिर अप्लाइंग फॉर ग्राफिक डिजाइनर रोल और यूआई यूएक्स रोल, तो कोई फिक्स्ड टेम्पलेट नहीं होता, बट आई बिलीव कि उसको ना बहुत ही आपको कंसाइज रखना होता है जिसमें यू हैव टू क्वांटिफाई योर अचीवमेंट्स। बहुत कैंडिडेट्स क्या करते हैं, बस लिख देते हैं कि हमने इस रोल में काम किया, लेड अ टीम ऑफ सो एंड सो पीपल। अब आप उसको क्वांटिफाई करो कि आपने टीम लीड करी, स्पीयर हेड किया, कितने लोगों को करा। आई थिंक नंबर्स ऐड करने से हाँ इम्पैक्ट बढ़ता है बिकॉज देखो वो नंबर्स को आप ही जानते हो, राइट? आपका मैनेजर भी नहीं जानता या कोई और नहीं जानता जो आपको हायर कर रहा है, तो आप जैसे भी उसको फ्रेम करके लिखोगे इम्पैक्ट तो बढ़ेगा, राइट? ठीक है। उसके बाद एक आप अपनी अचीवमेंट्स को हाईलाइट करो, ठीक है। आपने जो जो काम किया वो सब मेंशन करो जो रोल से अलाइन हो रहा है। बहुत बार क्या होता है जब आप फ्रेशर होते हो तो आप बहुत चीज़ें मिस कर देते हो, आपको लगता है कि मेरा रिज्यूमे तो बहुत खाली है, मैं क्या डालूँ उसमें। बट जैसे ही आप एक्सपीरियंसड हो जाते हो तो वो आपका इंटर्नशिप एक्सपीरियंस इरेलीवेंट हो जाता है क्योंकि अब तो आप इंटर्नशिप कर ही नहीं रहे ना, अब आपके पास 1+ ईयर्स का एक्सपीरियंस है, तो आपको मोल्ड करना पड़ता है। तो आई थिंक मोटा मोटा सबसे पहले तो आपको अपनी अचीवमेंट्स क्वांटिफाई करनी है, ठीक है। वो आप करोगे तो इम्पैक्ट बढ़ेगा। उसके बाद एक फॉर्मेटिंग होती है स्पेसिफिक जो आपको रखनी होती है। आप अपना फॉन्ट स्टाइल, आप एक्शन वर्ड्स यूज़ करो, उन पे फोकस करो जो आप दिखाना चाहते हो। आपने कोई भी सर्टिफिकेशन करी है जो कि आपके कोर्स से रिलेटेड है, सॉरी कोर्स बोल रही हूँ, आई एम सो सॉरी, जॉब से रिलेटेड है तो आप ज़रूर मेंशन करो। जैसे हम लोग जैसे फॉर एग्जांपल अगर सॉफ्टवेयर इंजीनियर रोल के लिए अप्लाई करते हैं तो अगर हमने कोई पोर्टफोलियो बना रखा है, गिटहब का है या किसी और का भी है, तो वो देखते हैं कि अच्छा ठीक है इसने कोडिंग कर रखी है, इसने किसी प्रोजेक्ट पे काम किया है, तो वॉलंटियर एक्सपीरियंस है, तो वो हम लोग कंसिडर करते हैं बिकॉज हमें पता है कि अगर उसने वो करा तो उसको कंसिडरेबल नॉलेज तो होगी इन दैट पर्टिकुलर डोमेन, राइट? तो ये चीज़ें होती हैं। और कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन आता है, अब जॉब डिस्क्रिप्शन में कुछ कीवर्ड्स होते होंगे कि MS एक्सेल में अच्छा हो, या एम्प्लॉय ऑन बोर्डिंग आती हो, या और क्या होता है बैकग्राउंड वेरिफिकेशन आती हो। अब अगर आप वो स्किल सेट अपने रिज्यूमे में ऐड करोगे तो मेरे लिए कितना ईजी होगा फिल्टर करना कि ये चीज़ें मैच हो रही हैं, क्योंकि मैं भी जब किसी को हायर करती हूँ तो मेरे लिए भी तो ये डील ब्रेकर्स होंगे ना कि अगर इसको ये आता है तो ऑब्वियसली मेरे लिए ही इज़ द राइट फिट, तो वो चीज़ है। ठीक है। अगर जैसे पहले तो आपने आज तक कितने कैंडिडेट्स का इंटरव्यू मतलब लिया है? आई थिंक 100+ कैंडिडेट्स होंगे, हाँ, देयर इज नो नंबर, काउंट नहीं होगा बट हाँ, बट मेरे एक्सपीरियंसेस काफ़ी अच्छे भी रहे, बुरे भी रहे हैं। अच्छा, कोई ऐसा मिस्टेक जो कि बहुत ज़्यादा आपको लगता है कि फ्रेशर्स या इंटर्न्स करते हैं जो कि उन्हें नहीं करना चाहिए, और कोई ऐसी मतलब चीज़ जो कि आपको लगता है अगर बंदा ये कर रहा है तो रिजेक्ट ही है, काइंड ऑफ ऐसा कुछ? ठीक है, बंदा ना कॉन्फिडेंट नहीं होता जब वो बात करता है, वो बोलता है अच्छा मे बी माई कम्युनिकेशन इज द प्रॉब्लम। अच्छा अगर आप नहीं कर पा रहे ना, आपको हिंदी में भी बोलना है, आप बोलो आई एम ओके विद इट, बट आप उसको मेरी तरफ कन्वे करो, बिकॉज मेरा मेन एम ये नहीं है कि मैं आपकी इंग्लिश चेक करूँ। मैं समझना चाहती हूँ कि हाउ वेल यू आर एबल टू कम्युनिकेट द थिंग टू मी। बहुत लोग क्या करते हैं, व्हेन दे स्टार्ट विद एन इंट्रोडक्शन, दे स्टार्ट विद देयर फैमिली कि मेरी न्यूक्लियर फैमिली है मेरे घर में। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन दैट। मुझे एक 60 सेकेंड्स की पिच दो अबाउट हु यू आर, वाई
you know have you applied for the role and what makes you a fit for this particular role. मुझे सिर्फ ये 3 चीज़ें जाननी है. मुझे ये चीज़ बताओ जो आपके रिज्यूमे में नहीं है, क्योंकि मैं आपका रिज्यूमे देख चुकी हूँ. सो मुझे वो सुनना है जो आपके रिज्यूमे में नहीं है. तो वो कैंडिडेट्स नहीं बताते, वो सारी कहानी बता देते हैं जिसमें मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ. ठीक है, समझ गई. और आई थिंक द वे यू एक्सप्रेस योर सेल्फ, किस तरीके से आप चीज़ों को बता रहे हो, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एब्सोल्युटली, क्योंकि अगर आप फ्रेशर भी हो, आपके पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपको किस बेसिस पे जज करूंगी? आपकी कम्युनिकेशन पे, हाउ विलिंग यू आर टू अडेप्ट टू द रोल. ठीक है, आप फ्लेक्सिबल हो कि नहीं हो. अगर आप पहले मुझे कॉल में बोल देते हो कि यार मैं ना नाइट शिफ्ट नहीं करूंगा, आई कैन नॉट डू इट, तो वो दिख रहा है. मतलब ठीक है, आप बेशक नहीं भी कर सकते, बट इनिशियली बंदा झूठ बोल देता है कि हाँ मैंने बहुत बार देखा है, तुम बाद में रिजेक्ट कर देते हो, पहले बोल देते हो कि हाँ ठीक है मैं तो कर लूंगा. ठीक है. तो दारिका, आपको क्या लगता है, मतलब क्या आज के टाइम पे मास्टर्स या फिर जैसे MBA क्या इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और अगर करता है तो किस डोमेन में? आई थिंक जैसे आपका जो HR वाला हायरिंग वाला डोमेन है, उसमें कहीं ना कहीं MBA और ये रोल्स इंपॉर्टेंट है. बट अगर मैं अपने डोमेन की बात करूँ तो यहाँ पे स्किल ज़्यादा मैटर कर रही होती है. तो व्हाट्स योर टेक ऑन दिस? तो आई थिंक HR में MBA इज इम्पॉर्टेंट अगर आपको नेक्स्ट लेवल पे जाना है. जैसे करेक्ट, जैसे आप जब इनिशियली HR में जर्नी स्टार्ट करते हो तो आप रिक्रूटमेंट से करते हो, उसके बाद धीरे धीरे आप प्रोग्रेस करते हो. अब अगर आपको HR एनालिटिक्स में जाना है या आपको टैलेंट एक्विजिशन में जाना है जिसमें आपको सब कुछ देखना है, एंड टू एंड रिक्रूटमेंट देखनी है, ऑन बोर्डिंग, एम्प्लॉय एंगेजमेंट, तो आपको MBA की नीड पड़ेगी. क्योंकि MBA में वो आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगी जो शायद आप ऐसे ना सीख पाओ कंपनी में. तो मे बी एट अ सर्टेन लेवल, जैसे अगर आपको मिड सीनियर लेवल पे जाना है या आप लीडरशिप रोल्स टारगेट कर रहे हो, तो आपको MBA की नीड पड़ेगी. दैट टू फ्रॉम अ Tier 1 Tier 2 कॉलेज. जैसे बहुत कंपनीज होती हैं, Amazon हो गया, कुछ कंपनीज होगी, उनके लिए एक मस्ट होता है कि अगर हमें हायर करना है तो हम MBA कैंडिडेट लेंगे. समझ गए. तो आपने इतने सारे कैंडिडेट्स का इंटरव्यू लिया है, आपने जितना रिसर्च किया है उसके हिसाब से IT इंडस्ट्री में, टेक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा सैलरी किस डोमेन में है? टेक इंडस्ट्री मतलब HR से रिलेटेड या क्या? पूरी IT इंडस्ट्री में सैलरी किस प्रोफेशन की ज़्यादा, जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की ज़्यादा होती है या फिर लीडरशिप रोल्स वालों की? मोस्टली लीडरशिप रोल्स वालों की होती है. मोस्टली जो टॉप लेवल पे हैं उनकी जैसे लाइक इंजीनियरिंग मैनेजर्स, VCs, इनकी? करेक्ट, इनकी ज्यादा होती है. सो एक रेंज होती है जिससे स्टार्ट होता है, फिर प्रोग्रेस करते करते वो दे रीच देयर. कूल. और शादी कब कर रहे हो? Soon, maybe in the next 2 years. तो आई थिंक काफ़ी इंसाइटफुल डिस्कशन, मोस्टली मोर और लेस कवर कर लिया हमने. अगर आपके माइंड में कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ दो. एंड बिफोर आई रैप इट अप, एक आपके साथ रैपिड फायर राउंड करना है. बिल्कुल. रेडी हो? हाँ जी. सो योर फेवरेट बुक? It has to be How to Win Friends and Influence People by Dale Carnegie. Awesome. वैसे you are into books? Do you read too much or? See, I do read, but अभी ना टाइम नहीं मिलता साथ साथ. It's difficult to manage. Favorite movie? ये जवानी है दीवानी. Okay. And one success mantra, मतलब एक लाइन में ऐसे सक्सेस मंत्र जो आपके लिए हमेशा काम किया है? For me, it has to be trust the process. ठीक है, तो no matter what's going, you don't have to give up on yourself and just trust what's going. Trust the timing of your life, basically. Right. So, Darika, if not recruitment, तो आप क्या कर रहे होते अभी? I think it'll be full-time content creation because साथ साथ तो बहुत difficult है. तो ideally yes. Okay, बढ़िया. काफ़ी अच्छा लगा बात करके. एंड ऑडियंस के लिए कोई ऐसी फाइनल टिप्स जिनको इंटर्नशिप चाहिए, जॉब चाहिए, दे आर इनटू द स्ट्रगल फेज, कोई ऐसा फाइनल मैसेज आप देना चाहोगे? सो आई थिंक मैं एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, टू स्टार्ट बिल्डिंग योर नेटवर्क इवन बिफोर यू नीड इट. बिकॉज बहुत स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो बिल्कुल एंड टाइम का वेट करते हैं, जब इंटर्नशिप या प्लेसमेंट का टाइम आता है फिर वो काम करना शुरू करते हैं. तो आई वुड सजेस्ट कि स्टार्ट अर्ली. दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प देम. बढ़िया. थैंक यू सो मच दारिका फॉर कमिंग ऑन द शो एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ट्यूनिंग इन टिल हियर. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप सक्सीडिंग. बाय.